दोस्तों, पूरी दुनिया में जो हालात चल रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है। और चिंताजनक इस माने में नहीं है कि वह जो टकराव चल रहा है, जो लोगों के बीच में स्थितियां चल रही है, जो तमाम देशों का एक उग्रता के साथ व्यवस्था या जिसको राजनीतिक स्थितियां भी हम कहें जो चल रही है, वह हमें चिंता में डाल रही है। या हम कह करके या उस देश के लोग जो उसमें लिपटे हुए हैं, जो युद्धरत हैं, वो भले एक दूसरे को कहें कि आतंकवाद मिटाने के नाम पर यह युद्ध चल रहा है और युद्ध में हमेशा निरीह जनता मारी जा रही है। आप देख रहे हैं यूक्रेन और रसिया के बीच में 1 साल हो गया, 1 साल से ज्यादा हो रहे हैं, और वहां भी तमाम तरह के बमबारी और तहस नहस जो हुआ है, जो प्राकृतिक रूप से नुकसान हुआ है, जो संसाधनों का नुकसान हुआ है, जो आम आदमी की सुविधाओं का नुकसान हुआ है, किया गया है, यह इसको हम इस तरह नहीं छोड़ सकते कि हम दुश्मन देश को तबाह कर रहे हैं। और वही हालात इधर इजराइल और फलस्तीन के बीच में। हम भले उसको हमास कहें, लेकिन कहीं कुछ न कुछ तो कारण है। और जिस तरह की तबाही इजराइल में शुरुआत दौर में हमास हुआ है, वो बेहद कार्यक्रम अच्छा नहीं था हमास का। लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो किया है, जो कर रहा है, दवाइयों का अभाव, अस्पतालों में पर बमबारी, आम नागरिक 10,000 से ज्यादा मारे गए जो आंकड़े हैं, लेकिन कितने मारे गए इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इसमें आम पब्लिक, बच्चे और महिलाएं शिकार हो रहे हैं। और इजराइल की इस कृति से WHO भी या हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वह परेशान है। और इसके साथ इजराइल की परिस्थितियां देख करके जो आम नागरिकों पर बहुत सारे कहर ढाए जा रहे हैं, जैसा कि यूक्रेन में भी चल रहा है कि एक संपन्न देश को तबाह कर दिया गया और किसी शासक के शनक के कारण। वही हालत आप इजराइल में देख सकते हैं। यह भी राज्य प्रायोजित युद्ध है, इसको आतंकवाद भी कहा जा सकता है, जो राज्य के द्वारा। और आतंकवाद की जो परिभाषा है वो यही है कि अपनी बात मनवाने के लिए जब कोई संगठन या आंदोलन हिंसा का रास्ता अपनाता है, डराता है और भय पैदा करता है, भय दोहन का लाभ उठाता है, तो हम उस को हम आतंकवाद कहते हैं। स्वाभाविक है, हमारे पूरी दुनिया में 42 से अधिक संगठन हैं, 10 बड़े आतंकवादी संगठन हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है। और हमारे देश में भी कहीं न कहीं ऐसा चल रहा है। क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे उन्मुख हो रहे हैं? स्वाभाविक है कि 1945 में 2 एटम बम जापान को आज तक सुधरने नहीं दिया। वहां के जो जीन्स हैं, जो उसमें विकृतियां आई है, जो विकलांगता है, उस पर अभी पूरी तरीके से काबू नहीं पाया गया। और आज बहुत से देश, अमेरिका, रसिया, यहां तक कि छुपे तौर इजराइल और अन्य तमाम देश परमाणु युक्त हो गए। चाइना, अगर जब ये सब चलेंगे, और आज जो चल रहे हैं अभी तो कम है,
रासायनिक युद्ध भी चल सकते हैं और इजराइल के खिलाफ तमाम सारे मुल्क भी जा रहे हैं। और उधर अभी यूक्रेन में पूरी दुनिया उलझी हुई थी। यह जो इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है, क्या हम तीसरे विश्व के होने से इनकार कर सकते हैं? और तीसरा विश्व युद्ध तब होगा, इसमें निश्चित तौर से तय है कि परमाणुविक हथियारों का उपयोग होना ही होना है। और परमाणुविक हथियारों का उपयोग अगर होता है तो पूरी दुनिया के लोग विकिरण से विकलांग होना शुरू हो जाएगी और जो पीढ़ियां आएंगी वो विकलांग होगी, जिसकी यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि करीब करीब 80% आने वाली पीढ़ी विकलांग होगी। तो क्या होगा? आखिर ये क्यों सनक है? हम क्यों मानवता को मिटाने पर तुले हुए हैं? क्यों ये राज्य जो है अपना ये सब कुछ दिखला रहा है? ये गलत है। आप इसके पहले शताब्दी में अपने इराक को देखा कि किस तरह उसको तहस नहस किया गया। और इराक भी अपने समय का संपन्न था, लोकतांत्रिक था, मानवतावादी था, लेकिन एक मुल्क की, साम्राज्यवादी मुल्क अमेरिका की सनक ने मात्र इसलिए उसको तबाह किया कि अपने मातृभूमि से पाइपलाइन नहीं डाली। वही हालत यूक्रेन में रही, वही हालत आप देखिए कि फिलिस्तीन, ये जो हमास है वह वहां के मूल निवासियों में से, और उनको तो अपना मातृभूमि चाहिए। क्यों इजराइल लड़ा हुआ है? और जो इजरायली हैं वो यहूदी हैं जो जापान से हिटलर के समय भगाए हुए लोग थे, और सारे यहूदी इसीलिए उनको सहयोग करते। उन्हें अधिकारों की आवश्यकता है, सबको अपने मातृभूमि की जरूरत है, सबको सुविधाओं की आवश्यकता है, शिक्षा से लेकर के हर तरह की। इसलिए लग रहा है कि जिस तरह से गोलबंदी पूरी दुनिया में हो रही है, दो तरह की, वह निश्चित तौर से हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये तीसरा विश्व युद्ध बेहद खतरनाक होगा और इसमें बहुत सारे देशों का अस्तित्व मिट सकता है, जैसा कि तमाम तरह के लोगों ने भविष्यवाणियां की है। इसलिए हमें और हमारे जैसे भारत, जहां की पूरी दुनिया की तीसरी आबादी है, हमें सोच समझ करके चलना पड़ेगा और हमें उसी ढंग से करना पड़ेगा। ढुलमुल की नीति अगर हम अपनाते हैं तो दिक्कत होगी, और हमें महात्मा बुद्ध के, गांधी के और तमाम बाबा साहब अम्बेडकर के जो स्थितियां बनाई गई है उसके तहत अपना कार्य करना चाहिए, ताकि हम किसी भी युद्ध की विभीषिका को रोक सकें, और रोकने में बेहतरीन भूमिका अदा करनी चाहिए। और हमारे वैदेशिक नीति को इस पर सही ढंग से काम करना चाहिए। काम हो रहा है, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो कुछ गलतियां अगर होगी तो वह हम उसके काले दाग से नहीं बच सकते। और हमारे इस देश के सभी लोगों को इस चीज पर सोचने की आवश्यकता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रहने दें, यानी जिए और जीने दें। इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें, एक लाइक अवश्य दें। इसीलिए हम आपसे डॉक्टर केएल सोनकर विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।